आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक करवाएंगे जो कि मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। इट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंडर आता है। इट इज़ अंडर द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द यूनिट 1 दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म इन द +2 बायोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंटिस जो वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है माउथ। ये आपने याद करना है। जो मेंस्ट्रुअल है ये मेंसिस वर्ड से बना है, दैट मीन द माउथ। और ये इट इज़ द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। जो गैमिट बनते हैं बेसिकली आपको पता होगा दो तरह के गैमिट होते हैं, एक होता है ओवम, एक होता है स्पर्म। ओवम को हम एग भी कहते हैं, ये फीमेल गैमिट होता है। एंड जो आपका स्पर्म है दैट इज अ मेल गैमिट। और अगर हम बेसिकली बात करें थोड़ा ओवरव्यू, जो लाइफ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके बेसिक 3 फेजेस होते हैं। एक यूवेलाइन फेज होता है, एक मैच्योर फेज होता है, एक होता है ओल्ड फेज। जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, जब वो गैमिट कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है, वो अपने पार्टनर को फर्टाइल कर सकता है, फीमेल अपने बच्चों को बर्थ कर सकती है, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। उसको हम कहते हैं पॉवर्टी, उसको हम कहते हैं इट इज पॉवर्ट। जो मेल होते हैं उसमें जो पॉवर्टी है लेट स्टार्ट होती है और वो लाइफ लॉन्ग रहती है ह्यूमन में। ह्यूमन में मेल में जो पॉवर्टी है वो 17 से 19 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है और लाइफ लॉन्ग तक रहती है। बट फीमेल में जो पॉवर्टी है जल्दी स्टार्ट हो जाती है, बट उसके इफेक्ट ये है जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। फीमेल में ये 13 ईयर जब टीनेज स्टार्ट होती है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है। और अराउंड 50 ईयर जब ओल्ड हो जाती है फीमेल तो उसका साइकिल बंद हो जाता है, उसको कहते हैं मीनोपॉज। तो हम ये सारा आपको डिटेल में करवाएंगे। आई होप आपने इतना जो टॉपिक है समझ लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। You can note the phases here. First is the follicular phase. Follicular phase. Second is the luteal or secretory phase. And third one is the menstrual or bleeding phase. बेसिकली स्टूडेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 to 29 डेज। हर मंथ में फीमेल को जो साइकिल आता है और 28 से 29 दिन का जो साइकिल होता है। जो आपका फॉलिकुलर साइकिल है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव साइकिल भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव और ग्रोथ साइकिल भी कहते हैं, ग्रोथ फेज, द ग्रोथ फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो साइकिल है फर्स्ट 14 डेज तक ये साइकिल चलता है। यानी जो फर्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज है वो 14 डेज का होता है। उसके अराउंड जो 10 डेज होते हैं उसमें चलता है आपका सेक्रेटरी और ल्यूटियल साइकिल। उसके बाद कितने बचते हैं यहाँ पे 24 हो गए। उसके बाद 4 और 5 डेज के लिए ब्लीडिंग होती है फीमेल में, दैट साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग साइकिल। अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जिस जहाँ पे सस्पेंड हो जाता है ब्लीडिंग नहीं होती तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल। ये हम सारा जहाँ इसका करेंगे, हार्मोनल लेवल क्या होता है इसका वो भी आपको डिटेल में करवाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना यहाँ नोट कर लिया होगा। जो फर्स्ट इसका फेज है दैट इज द फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट हम ये स्टार्ट करेंगे फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट फेज इज द फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं ये हम आपको करवाएंगे। सो स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल फेज है दैट इज अ फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट हम आपको ये फेज अभी करवाने जा रहे हैं। जब ये फेज स्टार्ट होता है जो सारा ये प्रोसेस है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन। तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें मैंने एक लिखा है GnRH। इट इज अ गोनाडोट्रोपिक रिलीजर हार्मोन। It is released by the hypothalamus.
जो हाइपोथैलेमस होता है, इट इज इन द कैविटी ऑफ द फोर ब्रेन, दैट इज कॉल्ड डाइनसेफ्लॉन। जो फोर ब्रेन की कैविटी होती है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो यहाँ फोर ब्रेन होता है, इसकी कैविटी होती है, इसको डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक उसकी रूफ होती है, एक होता है फ्लोर। जो उसका फ्लोर होता है उसमें ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट एक पहले आती है इसकी हाइपोथैलेमस, फिर उसका कनेक्शन बनता है विद द पिट्यूटरी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। पिट्यूटरी के 3 लोब होते हैं, इंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। यहाँ जो ज़्यादा रोल है वो इंटीरियर लोब का है। तो यहाँ GnRH रिलीज हो रहा है, फिर यहाँ से जो पिट्यूटरी है वो रिलीज करेगी FSH एंड LH। FSH इज कॉल्ड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकंड इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। LH भी लिख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनके नाम से ही क्लियर है, तो ये आपको मैं बता दूंगा आगे, आप इसको इजीली रिमेंबर भी कर पाओगे। और जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ये क्या करेगा, ओवरी के ऊपर जाके एक्शन करेगा। इसका टारगेट एरिया है, दैट इज द ओवरी ऑफ द फीमेल। फीमेल के ओवरी को एक्टिव करेगा। उसकी जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, लिख लीजिए यहाँ पे, जर्मिनल एपिथेलियम, जहाँ उसको हम कहेंगे ओवेरियन एपिथेलियम। ओवरी से रिलेटेड है, इसको हम ओवेरियन कहेंगे। अगर हम मेल की बात करें, उसमें होती है आपकी सेमिनिफेरस जो लेयर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसको हम टेस्टिकुलर एपिथेलियम भी कह देते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम भी कह देते हैं। तो ये क्या करेगा, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इस लेयर को स्टिमुलेट करेगा और इससे जो फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। पहले एग नेस्ट बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा, फिर धीरे धीरे फॉलिकल ग्रो करेगा। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, देन मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो फॉलिकल की ग्रोथ को इंक्रीज कौन करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे जो फॉलिकल है एंड में मैच्योर हो जाते हैं। जब वो फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल का नाम देते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा है, ग्राफियन साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा है जिसने इसको डिस्कवर किया था। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका एक सेकंड काम भी है, और वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जहाँ आइडेंटिफाई हुआ है, दैट इज अ एस्ट्राडायोल। जो ये हार्मोन सेक्स हार्मोन होते हैं, चाहे मेल के चाहे फीमेल के हैं, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। इनको स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, जो स्टीरॉयड के बने होते हैं। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, यहाँ फोकस करिए स्टूडेंट्स, ये फॉलिकुलर सेल जो है, कौन से सेल है, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकल सेल बनाएंगे। यानी जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट करता है, क्या बनाए, एस्ट्रोजन। और जब एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर, उससे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका लेवल डाउन चला जाता है। समझ आ गया फ्रेंड्स? स्टार्टिंग में FSH का लेवल ज़्यादा होगा, फिर FSH का लेवल डाउन चला जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल विल बी इंक्रीज। उसके बाद अगर बात करें, आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH हार्मोन है, ये आपका इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। यानी एस्ट्रोजन क्या करेगा, LH का लेवल इंक्रीज करवाएगा। और LH कहाँ से आएगा, आपका इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। आपका जो LH हार्मोन है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, जो मैच्योर फॉलिकल्स है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वहां से अंडा बाहर आए, एग को रिलीज करवाने में हेल्प करवाता है। उसको कहते हैं ओवुलेशन। जब अंडा बाहर आ जाता है मैच्योर फॉलिकल से, उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। और जो स्टार्ट होती है आफ्टर द 14 डे। जब 14 डेज आ जाते हैं, 15 एंड 40 डेज के बीच में साइकिल के अंडा फॉलिकल के बाहर आ जाता है, फ्लोपिन ट्यूब में आ जाता है, उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। जो ओवुलेशन करवाने वाला हार्मोन कौन सा है, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आई होप आपने इतना यहाँ नोट कर लिया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी या होगा, आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो आगे इसके और भी रोल है। जैसे मैं एस्ट्रोजन की बात कर रहा था स्टूडेंट, द एस्ट्रोजन हार्मोन दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन, उसका और भी काफ़ी रोल है। मैं थोड़ा ब्रीफ यहाँ आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस इज द ओवरी, ओवरी के बाद दिस इज द फ्लोपिन ट्यूब, यहाँ इस साइड भी ओवरी है, फ्लोपिन ट्यूब, यहाँ आपका यूट्रस आ जाएगा। फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट ओवरी। फीमेल अपने पूरे साइकिल में 416 एग्स देती है जो कि फर्टाइल हो सकते हैं, दे कैन मैच्योर। और फीमेल जब अपनी मदर के वॉम में होती है, जब उसका बर्थ भी नहीं हुआ होता,
अराउंड द 6 मंथ, जब उसकी 6 मंथ ओल्ड होती है अपने मदर के बोम में, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं, मिलियंस में फॉलिकल्स होते हैं, अराउंड 80 मिलियन, 8 लाख तक फॉलिकल्स इसके हो सकते हैं, इतने ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं। बट जब उसके मेच्योरिटी में आ जाती है, पॉवर्टी के टाइम, उसके पास कितने रह जाते हैं? 4 लाख फॉलिकल रहते हैं। और ये 4 लाख फॉलिकल्स हैं, उनमें से सिर्फ 416 ही अंडे बनते हैं, बाकी फॉलिकल्स जो है दे आर डीजनरेट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हर मंथ में एक ओवरी की टर्न होती है, एक मंथ में राइट ओवरी एग देगी, दूसरे में लेफ्ट ओवरी एग देगी। 2 टाइम दोनों ओवरी से अंडा कभी भी नहीं आता। कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, अभी कई मिस हैपनिंग हो जाती है या बाय नेचर हो जाता है, दोनों ओवरी एक टाइम अंडा दे दे, फिर उसको 2 स्पर्म फर्टाइल कर जाएंगे। जब इंसेमिनेशन होगी, मेल जब इजैकुलेट कर देगा स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, तो 2 जाइगोट बन जाएंगे। जब 2 जाइगोट बन जाएंगे तो उससे 2 बेबी तैयार हो जाएंगे। उसको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस योग, या उसको हम कहते हैं फिटर्नल ट्विंस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैंने बात की, यहाँ फॉलिकल्स बन रहा है ओवरी के अंदर, ऐसा मेच्योर फॉलिकल्स होता है, उसमें जो प्राइमरी oocyte डेवलप हो गया है, उस स्टेज में है। सेकेंडरी oocyte स्टेज में आ गया, जब मेच्योर हो जाता है, क्योंकि उसमें म्योसिस पूरी कवर नहीं हुई होती, म्योसिस उसकी सस्पेंडेड होती है। अब यहाँ से अंडा बाहर आएगा, इसको LH हार्मोन बाहर लेके आता है, ऐसे बाहर आ गया इसका, सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, पूरी तरह अंडा बना नहीं है अभी, ये बनता है फर्टिलाइजेशन के टाइम। तो इसको बाहर निकालने को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओवुलेशन। जब यहाँ से अंडा बाहर निकल जाता है तो फॉलिकल खाली रह जाता है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द ओवरी, बहुत इसका सिग्निफिकेंट रोल है, और ये प्रेगनेंसी को, इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करवाता है। तो ये हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ टॉपिक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। तो और हम यहाँ पे बात कर रहे थे एस्ट्रोजन हार्मोन की। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके और भी काम है, अभी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो उसकी वस्कुलैरिटी, जो एंडोमेट्रियम है, जो ये यूट्रस है, यूट्रस की लेयर होती है, सबसे इंटरनल लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, बाहर वाली है मायोमेट्रियम। इनकी वस्कुलैरिटी बढ़ा देता है, इसको नॉरिश करता है और ये थिक हो जाती है, और इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मीन ये प्रिपेयर करवा देता है फॉर द इम्प्लांटेशन, क्योंकि जाइगोट ने जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, इस जगह पे जाके लगेगा, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब बच्चा ठहर जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो एस्ट्रोजन का रोल है, ये एंडोमेट्रियम को नॉरिश करता है, उसको बढ़ाता है। और साथ में जो फ्लोपियन ट्यूब है उसमें सीलियाज होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल, उन सीलिया की ग्रोथ बढ़ाता है और उसकी मोटेलिटी बढ़ाएगा, उसकी मूवमेंट को इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ जो एस्ट्रोजन है इसकी मूवमेंट करवाएगा और अंडे को फ्लोपियन ट्यूब के आगे धकेलने में हेल्प करवाता है। दिस इज द रोल ऑफ द एस्ट्रोजन। आई होप आपको जो फर्स्ट फेज है दैट इज द फॉलिकल फेज वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड फेज है दैट इज द ल्यूटियल फेज, वो हम आगे करेंगे। सो स्टूडेंट जो इसकी सेकंड फेज है, फर्स्ट हमने कर लिया फॉलिकल फेज, आई होप आपको वो पूरी क्लियर है। सेकंड जो इसका फेज है दैट इज द ल्यूटियल फेज और द सेक्रेटरी फेज। इसको सेक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं ये भी आपको एंड में क्लियर हो जाएगा। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। ल्यूटियल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और ये स्टेज जो है 10 दिन के लिए रहती है। यानी फर्स्ट जो 14 दिन थे उसमें फर्स्ट फेज आई, दैट वाज द फॉलिकल फेज, आपको क्लियर है। उसके बाद जो 10 दिन है उसमें अब ये फेज चलने वाला है सेकंड फेज, दैट इज ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। अब अंडा जो है फॉलिकल्स के बाहर आ गया, ग्राफिकल फॉलिकल, जो उसका खाली एरिया बच जाता है दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन है दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो सेकंड फेज में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल है पीक पे होता है, मैक्सिमम लेवल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, बट जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल डाउन चला जाता है, ड्रास्टिकली डाउन चला जाएगा। क्यों डाउन चला जाएगा वो भी आपको करवाऊंगा। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और ये मेंटेन रहता है, कौन करवाता है इसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल जो पीछे फॉलिकल सेल ने बनाया, दोनों का क्या काम होता है? हाइपरट्रॉफी ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रियस।
यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसकी हाइपरट्रॉफी कराता है। हाइपरट्रॉफी होता है उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, उसकी थिकनेस बढ़ाना, उसको मेंटेन करवाना। उसको कौन करवाता है? दोनों का काम है, प्रोजेस्टेरोन एंड द एस्ट्राडायोल। और इसको सिक्रीटरी फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो कि आगे नॉरिश करता है, फर्दर स्पर्म को भी नॉरिश करेगा सक्सेसफुल आगे पूरा बिहेवियर मेंटेन करने में। और इस फेज को हम इसलिए सिक्रीटरी फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो क्या सिक्रीट करती है? न्यूट्रिटिव फ्लूइड। आई होप आपको यहाँ इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम होता है इस फेज में, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम मेंटेन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाता जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन कराता है, इसका काफ़ी रोल है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन में। इम्प्लांटेशन अगर प्रेगनेंसी के टाइम जो इम्प्लांटेशन होती है, जब इसका लेवल कम हो जाए तो जो वो में पूरा एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, वो मिसकैरेज हो जाता है, वो वहाँ से जड़ जाता है, एंडोमेट्रियम जो है उसकी लाइनिंग डिजॉल्व हो जाती है, ब्लीडिंग्स के थ्रू सारा बाहर आ जाता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है उसको हम कहते हैं मिसकैरेज। तो ये मिसकैरेज से बचा के रखता है पूरा प्रेगनेंसी को। जो फर्स्ट 3 मंथ है इसमें इसका काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। उसके बाद जो उसकी बाकी लेयर बन जाती है फीटल की, वो अपना काम संभाल लेती हैं। आई होप आपको ये सेकंड फेज क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, एंड उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी के ऊपर उतार लीजिए इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास इसकी लास्ट फेज बचती है, डेट इज द सेक्रेटरी और द मैच्योर फेज। और उसको करवाने के बाद आपको मैं डायग्रामेटिकली इसका फ्लो चार्ट करवाऊंगा, जिसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी पूरे साइकिल की, और इसमें क्या क्या हार्मोनल चेंजेस हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके अब लास्ट फेज हमने करने जा रहे हैं, डेट इज द मैच्योर फेज, मैच्योर और ब्लीडिंग फेज। अब हमारे यहाँ पे 24 दिन कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ चलेंगे 1 to 5 डेज, यानी 28 to 29 डेज। तो इसमें जो थर्ड फेज चलता है डेट इज द मेंस्ट्रुअल और द ब्लीडिंग फेज। इसका क्या रोल है अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अभी हम इसका लास्ट फेज करेंगे, डेट इज द मेंस्ट्रुअल फेज और द ब्लीडिंग फेज। दिस फेज इज नॉट ए मैंडेटरी फेज। मैंडेटरी क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस प्रोसेस के लिए नेचर ने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाया है, इट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी, ऑफस्प्रिंग को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। अब क्या होता है, बिफोर मैरिज जो है बेबीज होता नहीं है और यहाँ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बने हुए हैं। तो जब जो कई बार प्रेगनेंसी होती नहीं है, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा स्पर्म, कई काफ़ी अदर मैकेनिज्म होते हैं यहाँ रोल प्ले करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा जो फंडा है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, स्पर्म नहीं पहुंचेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, मेल ने अपने स्पर्म नहीं डाले, फ्लोपिंग ट्यूब तक अगर स्पर्म नहीं गया, तो फिर ये फेज स्टार्ट होगा। अगर स्पर्म ने एग के अंदर एंट्री मार ली, फिर ये बाईपास हो जाती है फेज। फिर फीमेल को कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी जब तक उसका नेक्स्ट बेबी का प्रोसेस ना चले। तो जब तक इसमें ब्लीडिंग रुक जाएगी, इसका मीनिंग होता है वो प्रेग्नेंट हो गई या उसमें ब्लीडिंग रुक जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई तो जो सेकेंडरी oocyte है उसका ऑटोलाइसिस हो जाता है, सेल्फ उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और जो ब्रेकडाउन होने से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल डाउन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम होने से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होने से जो कार्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इन दोनों का जब लेवल डाउन चला जाता है, और इससे ब्रेन को मैसेज आता है पिट्यूटरी को, ब्रेन की पिट्यूटरी को मैसेज आएगा। पिट्यूटरी के जब मैसेज आएगा तो पिट्यूटरी क्या स्क्रीन करेगी अब यहाँ पे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ से नेक्स्ट जो साइकिल है स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए हम जब फर्स्ट ब्लीडिंग आती है, फर्स्ट दिन जो फीमेल की वजाइना से ब्लीडिंग होती है, उसको हम सेकेंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका फर्स्ट डे काउंट करते हैं। ये आपने यहाँ याद रखना है। जब यहाँ ब्लीडिंग होगी और उस टाइम पे जो अगला प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो गया है, इट मीन जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हो रही है उसका जो फर्स्ट फेज है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज, वो स्टार्ट हो रहा है, उसकी फाउंडेशन हो गई है। तो वो स्टार्ट हो जाता है जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, इससे जो न्यू फॉलिकल है वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। और इस स्टेज को हम कहते हैं फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइजिंग एग और वीपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम, इसके जो अल्टरनेटिव नेम है। इससे यूट्रस रोता है, उससे उसके बाहर निकल जाते हैं अंडे, तो ब्लड के फ्लो से जो उसकी एंड्रोमेट्रियम, उसकी वेसल्स रप्चर कर जाएंगी और जो सारा कॉर्पस ल्यूटियम बाहर निकल जाएगा, वो सारा फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसको ल्यूटियल फेज ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और मैच्योर फेज ये 1 से 5 दिन तक चलता है। आई होप आपको ये सारा मैच्योर साइकिल क्लियर हो गया होगा। अभी लास्ट में आपके लिए ब्रीफली इसका फ्लो चार्ट है, डायग्रामेटिकली आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट में आपके लिए पूरा जो साइकिल हमने अभी तक समझा है उसका ग्राफिकल ओवरव्यू है। ये डायग्राम आप साथ में उतार लीजिए अपनी फेयर कॉपी के ऊपर और आपको ये हेल्प करेगा। और ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से ड्रॉ किया है। एनसीईआरटी जो +2 की है उसमें डायग्राम दिया हुआ है और अदर बुक्स में भी है। ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, अच्छी एक्सप्लेनेशन हो रही है, पूरा साइकिल इससे एक्सप्लेन हो रहा है। और आपका यहाँ जो एक्स एक्सिस है इसके अराउंड मैंने आपको पूरे 28 से 29 डेज बनाए हैं और जो इसका बाई एक्सिस है इसमें अलग अलग इवेंट के नाम लिखे हैं। सो यहाँ पे आपका आ गया 25 डेज यहाँ आएगा। तो यहाँ 3 लेवल बना दिए, 1, 2 एंड 3। दीज आर द 3 फेजेस। ओके, जो आपके फर्स्ट 3 डेज होते हैं इसको हम काउंट करते हैं इसके ब्लीडिंग डेज। जो लास्ट साइकिल चल रहा है उसको दिमाग में रखिए, इसमें अभी मेंस्ट्रुअल चल रहा है। मेंस्ट्रुअल चलने का मीनिंग है 2-3 दिन जो मेंस्ट्रुअल आ रहा है, तो उसमें जो फर्स्ट 3 डेज हमने काउंट कर लिए इसके फर्स्ट फेज है फॉलिकल फेज। अब यहाँ पे फॉलिकल स्टेज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में क्या होगा, जो ओवरी की जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो डिजनरेटेड है, क्योंकि जो पुराना मेंस्ट्रुअल चल रहा है धीरे धीरे उसकी हाइपरट्रोफी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे वो बननी शुरू हो जाएगी। अब सेकंड जो फेज आएगा आपका, जो ल्यूटियल फेज था, जो स्क्रीटरी फेज, इसमें मैक्सिमम बन गई है, वस्कुलैरिटी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। थर्ड फेज में डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और सारी ब्लीडिंग हो जाएगी 1 से 5 डेज तक। आई होप आपको क्लियर है। यानी फर्स्ट डेज तक यहाँ ब्लीडिंग चल रही है, यानी फर्स्ट 3 डेज में आपको क्या करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया, फॉलिकल बनने शुरू हो गया। तो यहाँ पे 2 तरह के हार्मोन की बात की है। फर्स्ट हार्मोन है ओवेरियन हार्मोन, जो कि ओवरी सक्रीट करती है। 2 तरह के हार्मोन मैंने आपको करवाए थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन देता है फॉलिकल सेल्स, प्रोजेस्टेरोन देता है कार्पस ल्यूटियम। सो अभी आपको बता दूंगा। और पिट्यूटरी हार्मोन 2 होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो इंटीरियर पिट्यूटरी देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस व्हिच इज ट्रिगर्ड बाय द ओवेरियन हार्मोन्स लेवल। आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग में जो फॉलिकल्स है बनने शुरू हुए हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ जो रेड लाइन है FSH है, इसका लेवल धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में बढ़ना शुरू हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, फिर इसके एंड में पूरा डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद फिर से डाउन, और थर्ड फेज में फिर इसका लेवल मैक्सिमम चला जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, स्टार्टिंग में इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ने का मीनिंग है इसकी जो फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ रही है, फॉलिकल की ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी। जैसे जैसे फॉलिकल्स बन रहे हैं इसमें प्राइमरी oocyte देन सेकेंडरी oocyte बन गया, और सेकेंडरी oocyte बनने के बाद यहाँ जिसके बाहर के फॉलिकल सेल हैं वो आपको एस्ट्रोजन देंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन भी साथ में आ गया। जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड, क्लियर है आपको। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है यहाँ मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ कार्पस ल्यूटियम बन गया। कार्पस ल्यूटियम क्या देता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या कर देते हैं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इस एरिया में यूट्रस की एंडोमेट्रियम मैक्सिमम है, वेसल सबसे ज्यादा बन गई है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ओवुलेशन 40 डेज में होगी। जब यहाँ से अंडा बाहर निकल गया तो बाकी बच गया खाली एरिया, इसको कार्पस ल्यूटियम रहेगी। कार्पस ल्यूटियम तभी मेंटेन रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया, इसका
लाइसिस होना स्टार्ट हो गया। इसका लाइसिस हो जाएगा, साथ में इसके एंड्रियोसाइट का लाइसिस होएगा, फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, 1 से 5 दिन चलती है। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, मैंने फिर आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट साइकिल भी साथ में स्टार्ट हो गया होगा। और स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्ट दैट वाज आई एम टॉकिंग विद यू दैट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल। और आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से क्लेरिफाई हो गया होगा, आपने कॉपी पे नोट्स तैयार कर लिए होंगे, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम द बुक। थैंक यू वेरी मच।